Hello everyone, welcome back to the Food Tech Online app. I am Yash and today we all are here to discuss important news related to the world food industry and world food research sector came in the January month of 2025. जैसा कि आप सबको पता है फूड टेक ऑनलाइन ऐप मंथली बेसिस पे वर्ल्ड फूड इंडस्ट्री या वर्ल्ड फूड रिसर्च सेक्टर में जो भी नई न्यूज़ आती है या फिर जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं, नए प्रोडक्ट लॉन्च होते हैं, उन सबको कंपाइल करके एक सेशन की फॉर्म में जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए जाननी जरूरी है आपको प्रोवाइड करता है। तो आज के इस सेशन में हम जानेंगे जनवरी मंथ ऑफ 2025 के अंदर कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ ऐसी थी जो फूड इंडस्ट्री में आई और आपके लिए वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है जानना। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। Now the first news is coming from the world's biggest coffee brand Nescafe. Nescafe launched a new product, Nescafe Espresso Concentrate, okay, which is first of all come in the world's biggest coffee market of the United States of America. Nescafe ने कहा है कि इन्होंने इनका पहला फर्स्ट एवर लिक्विड एक्सप्रेसो कंसनट्रेट जो है वो लॉन्च कर दिया है, ठीक है। और ये जो हमारा प्रोडक्ट है ये फरवरी मंथ ऑफ 2025 से यूएसए के मार्केट के अंदर आपको अवेलेबल हो जाएगा। इनिशियली इन्होंने 2 फ्लेवर्स में इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया है। द फर्स्ट फ्लेवर इज द ब्लैक एंड द नेक्स्ट फ्लेवर इज द स्वीट वनीला। ये कह रहे हैं इन्होंने 100% अरेबिका बीन्स की मदद से इस प्रोडक्ट को बनाया है। आप सबको पता है वर्ल्ड के अंदर कमर्शियली सिर्फ 2 तरह की कॉफ़ी बीन्स को कल्टिवेट किया जाता है और बाद में कमर्शियली मार्केट किया जाता है। फर्स्ट वन इज दी अरेबिका एंड नेक्स्ट वन इज दी रोबस्टा। तो ये 2 तरह की कॉफ़ी बीन्स ही वर्ल्ड के अंदर मेनली यूज़ की जाती है कमर्शियली फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कॉफ़ी। इनिशियली ये जो कंसनट्रेट होगा ये 300 ml पैकेजिंग बॉटल के अंदर आपको देखने को मिलेगा मार्केट के अंदर। और नेस्कैफे का ये क्लेम है कि अगर आप इसको डायरेक्टेड यूज़ के हिसाब से इस्तेमाल करें तो अराउंड 20 कप्स ऑफ एक्सप्रेसो ईजिली आप इस 300 ml पैकेज से ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। अब नेस्कैफे कह रहा है कि राइजिंग डिमांड ऑफ द कोल्ड कॉफ़ी और एक्सप्रेसो ड्रिंक्स ओवर दी वर्ल्ड को कैटर करने के लिए इन्होंने इस नए प्रोडक्ट को लॉन्च किया है। और एक तरह से ये यूएस के अंदर इसका मार्केट टेस्ट करें उसके बाद में ऑल ओवर दी वर्ल्ड इंडिया में भी आपको ये प्रोडक्ट बहुत जल्द अवेलेबल होता हुआ देखने को मिल जाएगा। अब अगर हम बात करें कि जैसा मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड्स बिगेस्ट कॉफ़ी मार्केट तो हमारा यूएस है। इंडिया की बात करें तो इंडिया 7th पोजीशन पर आता है इन दी वर्ल्ड कॉफ़ी प्रोडक्शन में, ठीक है। इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन दी कॉफ़ी प्रोडक्शन स्केल ऑफ द वर्ल्ड, ओके। वहीं अगर हम बात करें इंडिया में भी जो टॉप में कॉफ़ी प्रोडक्शन में स्टेट है वो हम सब जानते हैं, कर्नाटका इज फेमस फॉर इट्स कॉफ़ी प्रोडक्शन। Now next news is about an important acquisition taken place in the world food industry. Ferrero Group, which is one of the world's biggest sweet packaged food company, acquired the leading protein snack company Power Crunch. Okay, Ferrero Group आप सबको पता है कि इटली बेस्ड एक कंपनी है जिसके अंदर बहुत सारे ब्रांड नेम से प्रोडक्ट्स आते हैं। आपने ज़रूर इन प्रोडक्ट्स को एक कभी ना कभी यूज़ किया होगा, जिनमें आते हैं न्यूटेला ब्रांड नेम से प्रोडक्ट आते हैं, किंडर ब्रांड नेम से प्रोडक्ट आते हैं, उसके बाद में ब्लू बनी ब्रांड नेम आप जानते ही होंगे, फेरेरो रोशर की चॉकलेट्स आती है। तो ये सब जो प्रोडक्ट्स है वो फेरेरो ग्रुप ऑफ कंपनी जो है वो बनाती है, ठीक है। और इसी कंपनी ने हाल ही में एक्वायर कर लिया है पावर क्रंच, विच इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट कंपनी इन द प्रोटीन स्नैक मार्केट, ओके। ये जो पावर क्रंच कंपनी थी ये 1996 में मेनली एस्टेब्लिश की गई थी, ठीक है। और इस कंपनी ने बहुत सारे हाई प्रोटीन फूड प्रोडक्ट्स लॉन्च किए जिनमें हाई प्रोटीन चॉकलेट्स आती है, हाई प्रोटीन क्रिस्प आते हैं, वेफर आते हैं, ठीक है। तो अब फेरेरो ग्रुप ने क्या किया है, इस कंपनी को पूरी तरीके से एक्वायर कर लिया, एक्विजिशन कर लिया इस कंपनी का। और उसके पीछे जो फेरेरो ग्रुप की स्ट्रेटजी है वो ये है कि आने वाले टाइम में जो प्रोटीन स्नैक मार्केट है ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट हो जाएगा एज दी कंज्यूमर्स शिफ्टिंग टूवर्ड्स दी हेल्दियर सोर्सेज ऑफ दी फूड प्रोडक्ट्स, ओके। इस वजह से फेरेरो ग्रुप चाह रहा है कि आने वाले टाइम में ये जो प्रोटीन स्नैक मार्केट आगे जाके डेवलप होने वाला है इसको जितना जल्दी हो सके एक्वायर करे। इसी स्टेप को ध्यान में रखते हुए इन्होंने ये एक्विजिशन लिया है। Now next news is about the Coca-Cola. Coca-Cola recalls drinks in Europe due to high level of chlorate. अब आप सबको पता है क्लोरेट एक हार्मफुल केमिकल होता है जिसको अगर हम इनहेल कर लेते हैं तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, जिनमें मेनली अगर हम गैस्ट्रोइंटेस्टिनल प्रॉब्लम्स की बात करें तो वॉमिटिंग होगा, डायरिया होगा, ये मेनली प्रॉब्लम्स होती है। उसके अलावा अगर ये जो क्लोरेट केमिकल है ये हमारे स्किन के आइज़ के कॉन्टेक्ट में आ जाए तो हमें बहुत सारी एलर्जीज भी देखने को मिल सकती है, इरिटेशन देखने को मिल सकती है, साथ में इसके कारण हमें कफिंग और जो ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स है वो भी देखने को मिल जाती है। तो हाल ही में क्या हुआ, कोका कोला ने अपनी जो सॉफ्ट ड्रिंक्स थी मेनली इन दी कंट्रीज ऑफ बेल्जियम, लग्जमबर्ग
एंड नीदरलैंड्स वहाँ से अपने जो सॉफ्ट ड्रिंक का बैचेस थे उनको एक तरह से रिकॉल कर लिया है, मार्केट से रिमूव कर लिया है, क्योंकि उनके अंदर हायर लेवल ऑफ क्लोरेट पाया गया फ्रॉम द परमिटेड लिमिट, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया इस केमिकल के बहुत ज़्यादा हार्मफुल इम्पैक्ट होते हैं, तो इस एक तरह से हेल्थ रिस्क को प्रिवेंट करने के लिए इन दी कंज्यूमर्स कोका कोला ने ये स्टेप लिया है। इसका मेन रीज़न ये था कि जब कोका कोला कंपनी अपनी कोक की, स्प्राइट की, एप्पलटाइजर्स इन प्रोडक्ट्स की जब टेस्टिंग कर रही थी बेल्जियम प्रोडक्शन प्लांट के अंदर, तब उन्हें पता लगा कि इसमें क्लोरेट की जो अमाउंट है इनके अंदर वो परमिटेड लिमिट से ज़्यादा है, ठीक है। तो इस वजह से कोका कोला ने इसको विड्रॉ किया, और कोका कोला कह रहा है कि अभी जो इमीडिएट हेल्थ रिस्क है इस विड्रॉल के कारण या रिकॉल के कारण वो बहुत ज़्यादा कम हो चुके हैं। नाउ नेक्स्ट न्यूज़ की अगर हम बात करें, now next news is about an guideline. FDA announces action level for lead in categories of processed baby foods. यानी कि जो हमारा यूएसए का एक डिपार्टमेंट है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, इसने फाइनली एक गाइडलाइन इशू करी है और कहा है कि जो भी हमारे वह फूड प्रोडक्ट हैं जिनका इंटेंडेड यूज है फॉर द बेबीज एंड यंग चिल्ड्रन, उसके अंदर जो लेड का लेवल है, लेड कंटेंट है, वो कम से कम किया जाए, ठीक है। और इन फूड प्रोडक्ट्स में मेनली हमारे जार्ड फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, योगर्ट एंड ड्राई सीरियल्स है, जो कि हम मेनली जो चिल्ड्रन से बिलो द एज ऑफ 2 इयर्स उनको फेड करते हैं, ठीक है। और जो स्पेसिफिक लिमिट जो इन्होंने बताई है लेड की होनी चाहिए, वो बताइए कि लेस देन 10 ppb मीन्स पार्ट्स पर बिलियन से अगर लेड कंटेंट कम है तो ही इन फूड प्रोडक्ट्स को जो हमारे चिल्ड्रंस हैं उनको ऑफर करना चाहिए। और एफडीए ने ये एक्शन इसलिए लिया है क्योंकि एफडीए का एम है कि इस गाइडलाइन से या फिर इस गाइडेंस से जो लेड का एक्सपोजर है टू दी यंग चिल्ड्रंस वो 24 to 27% तक कम किया जा सके, क्योंकि आपको सबको पता है कि जो लेड, आर्सेनिक, मरकरी है, ये सब हैवी मेटल्स होते हैं, और अगर हमारी बॉडी में ये एक लिमिट से ज़्यादा हम इन्हें कंज्यूम कर लेते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स कॉज करते हैं, इरिटेशन हो जाता है, डायरिया, उसके अलावा और भी वॉमिटिंग जैसी प्रॉब्लम या फिर कफिंग, ब्रीथिंग प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम्स, ये सारे टॉक्सिक हैवी मेटल्स कॉज करते हैं अबव अ सर्टेन लिमिट, ओके। नाउ यहाँ पे और डिटेल में बताया गया है कि जो एफडीए है वो चाह रहा है कि एक साइंस बेस्ड अप्रोच को अपनाया जाए, जिसकी मदद से जो भी हमारे हैवी मेटल्स है, जैसे कि मैंने आपको बताया जिनमें लेड, आर्सेनिक, कैडमियम, मरकरी ये सब आते हैं, इन सब के लेवल को लोवेस्ट किया जा सके इन दी फूड प्रोडक्ट्स विच आर ईटन बाय बेबीज एंड यंग चिल्ड्रन। ये जो हमारी गाइडलाइंस है इसके बारे में और बताते हुए कहा है कि एफडीए जो है पिछले 30 ईयर्स से इन सारे जो हैवी मेटल्स और बाकी कंटामिनेंट्स है इन द इन्फेंट फूड्स या फिर चिल्ड्रन फूड्स उनको कम करने के लिए अपने जोरों शोरों पे लगा हुआ है, खासकर लेड की जो अमाउंट है उसको लिमिट करने के लिए। और ये बात हमारे जो एफडीए कमिश्नर है करंट एम कैलिफ, इन्होंने बताई है, ठीक है। अब आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि जो अभी एफडीए है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, उसका हेडक्वार्टर यूएसए के अंदर कहाँ पर सिचुएटेड है, तो उस आपको सिटी का नाम या उस प्लेस का नाम आपको कमेंट के अंदर आज बताना है। नाउ नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट एन वेरी इनोवेटिव स्टार्टअप टेक्नोलॉजी। लेंजा टेक नाम का एक स्टार्टअप है जो कि यूज कर रहा है कटिंग एज टेक्नोलॉजी, जिसकी मदद से ये एक पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या है एज अ फूड सोर्स यूज इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, जिसकी मदद से जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है वर्ल्ड की उसको फुलफिल किया जा सके, ओके। लेंजा टेक जो कि एक बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है, वो एक पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म नेम्ड एज क्यूप्री वीडस नेकेटर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि मेनली हमारे सॉइल और वाटर से ऑब्टेन होता है टू प्रोड्यूस अ प्रोटीन रिच पाउडर, ओके, विच कंटेन अराउंड 85% ऑफ द प्रोटीन। इसी के साथ में ये जो बैक्टीरिया है ये इथेनॉल का प्रोडक्शन भी करता है, जो कि एज अ बाय प्रोडक्ट हम इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी एनर्जी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, ओके। नाउ अगर हम बात करें, ये जो कंपनी है ये पहले से ही माइक्रोबियल बेस्ड फूड प्रोड्यूस कर रही थी, लेकिन इसके अंदर ये मेनली जो हमारे एनिमल फूड्स है या फिर फिश और पोल्ट्री के लिए जो फूड्स है उनको प्रोटीन सप्लाई कर रही थी इस माइक्रोब्स के लिए, लेकिन ये आगे जाके कोशिश कर रहे हैं कि ये जो प्रोटीन है ये ह्यूमंस के लिए भी एडिबल बनाया जा सके, ओके। उसके अलावा अगर हम बात करें तो माइक्रोब्स का इस्तेमाल, जैसा कि आप सब जानते हैं, फूड इंडस्ट्री में नया नहीं है।
पहले भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल काफ़ी सारी प्रोसेसेस में, फूड प्रोसेसिंग में किया जाता है, जैसे कि ब्यूरिंग जो प्रोसेस होती है बियर प्रोडक्शन की, उसके अलावा योगर्ट फॉर्मेशन में, चीज़ फॉर्मेशन में, बहुत सारे फर्मेंटेड फूड्स में आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल देखने को मिलता है। तो इस न्यूज़ से रिलेटेड एक टर्म और एक कॉन्सेप्ट मैं आपको ज़रूर रेफर करूँगा, आप ज़रूर पढ़िएगा। सिंगल सेल प्रोटीन क्या होता है, SCP जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं, इसका क्या इस्तेमाल हम फूड टेक्नोलॉजी सेक्टर में कर सकते हैं, फूड इंडस्ट्री में कर सकते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वो उसका कॉन्सेप्ट भी यही है कि जो हमारे माइक्रोबियल सेल्स होती है उनसे हम किस किस मेथड से प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट कर ले, जिससे जो हमारी प्रोटीन रिक्वायरमेंट है डिफरेंट फूड प्रोडक्ट्स की वो हम फुलफिल कर पाए। Okay, so you should go towards the single cell protein technology also relating to this startup. ओके, सो ये था एक इनोवेटिव आइडिया फ्रॉम दी लेंजा टेक, जो कि एक पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटीन एक्सट्रैक्शन करना चाहती है और उस प्रोटीन को मार्केट में सेल करने की तरफ आगे बढ़ रही है। नाउ नेक्स्ट न्यूज इज अगेन फ्रॉम FDA. FDA कंसीडर बैनिंग रेड डाई नंबर 3, जिसका हमें साइंटिफिक नेम देखने को मिलता है या केमिकल नेम देखने को मिलता है एंथ्रोसाइन। ओके, इस डाई को बैन करना चाह रहा है FDA। उसका मेजर रीजन ये है कि हाल ही में इस डाई के बहुत ज़्यादा सीवियर इम्पैक्ट्स देखे गए हैं चिल्ड्रंस के ऊपर। ये जो रेड डाई नंबर 3 है, ये एक सिंथेटिक डाई है जिसका इस्तेमाल मेनली चेरी रेड कलर प्रोवाइड करने के लिए किया जाता है फूड के अंदर। ओके, और इसके हमें कार्सियोजेनिक इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। कार्सियोजेनिक मतलब ये जो कैंसर कॉज करने के बिहेवियर शो करता है ऑन दी कंजप्शन बाय दी चिल्ड्रन। ओके, ये जो हेल्थ कंसर्न है इसको कंसीडर करते हुए जो हमारा FDA है उसने इसको बैन करने की तरफ स्टेप्स लेने शुरू कर दिए, और FDA ने पाया कि इस रेड डाई नंबर 3 के कंजप्शन से चिल्ड्रन के अंदर हमें कैंसर, हाइपर एक्टिविटी, एलर्जिक रिएक्शंस देखने को मिल रही है। ओके, तो सेफ्टी कंसर्न्स को ध्यान रखते हुए जो FDA है इसे बंद करना चाह रहा है। सम मैन्युफैक्चरर्स आर बिगिनिंग टू स्विच नेचुरल अल्टरनेटिव्स ड्यू टू पोटेंशियल बैन। इसी बैन के कारण जो इस रेड डाई नंबर 3 केमिकल के जो मैन्युफैक्चरर्स थे, इन्होंने जो इसके नेचुरल अल्टरनेटिव्स है रेड कलर के, उसकी तरफ जाना शुरू कर दिया है इस पोटेंशियल बैन को देखते हुए। और ये बहुत ही अच्छा स्टेप हो सकता है, क्योंकि हेल्थ इशू से बड़ा कोई भी हमारे यहाँ पे इशू नहीं होता है फूड इंडस्ट्री के अंदर। कंज्यूमर हेल्थ ही हमारी प्रायोरिटी होती है। Now the next news is from the Unilever. Unilever said that it is going to pay $8.85 million to settle the natural vanilla ice cream issue in the labeling suit. So जैसा कि आप सबको पता है, हाल ही में जो हमारे यूनिलीवर के अंडर वर्क करने वाली कंपनी है ब्रेयर्स नाम की, इसकी जो आइसक्रीम्स थी उनकी पैकेजिंग के ऊपर हमें वनीला, नेचुरल वनीला फ्लेवरिंग देखने को मिल रहा था। लेकिन जब स्टडी की गई तो पाया गया कि इसके जो पैकेजिंग है वो एक तरह से मिसलीडिंग थी, क्योंकि इसके अंदर नॉन वनीला जो सोर्सेज थे फ्लेवरिंग के वो मेनली इस्तेमाल किए जा रहे थे। तो इस इशू को एड्रेस करते हुए जो इनकी पेरेंट कंपनी है यूनिलीवर ब्रेयर्स की, इन्होंने कहा है कि अब हम $8.85 मिलियन एज अ सेटलमेंट मनी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और ये मनी जिन जिन जो भी हमारे कंज्यूमर्स थे जिन्होंने अप्रैल 2016 से लेके अगस्त 2024 तक इस प्रोडक्ट को परचेज किया है, उनको एज अ कंपनसेशन ये कुछ अमाउंट, आई थिंक $1 का जो अमाउंट इन्होंने कहा है वो पे करेंगे, ठीक है। तो अब इसका फ़ायदा क्या है, देखो, इस इशू को एड्रेस करने से यूनिलीवर ने बताया कि दे हैव वेरी सेंसिटिव टूवर्ड्स द लेबलिंग प्रैक्टिसेस विच आर गोइंग इन देयर कंपनी। ओके, और जो मिसलीडिंग टू द कंज्यूमर है उसको ये कम से कम रखेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, कंज्यूमर के अंदर इनकी ब्रांड के लिए ट्रस्ट बढ़ेगा, और साथ में जो इनका कंपाइलेंस है विद लेबलिंग रेगुलेशन वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे से इंश्योर ये कर पाएंगे। Now next news is from the Lay's company. Lay's potato chips are recalled in the 2 states of United States of America. The first state is the Oregon and next one is the Washington. अब इन चिप्स को रिकॉल करने के पीछे का मेन रीज़न ये है कि इन चिप्स के अंदर अनडिक्लेयर्ड मिल्क जो था वो प्रेजेंट था। अब आप सबको पता है कि जो मिल्क है वो कई लोगों के लिए एज एन एलर्जन वर्क करता है, यानी मिल्क के कारण कई लोगों को एलर्जी कॉज होती है, ठीक है। तो FDA ने कहा है कि इंडिकेटिंग पोटेंशियल सीवियर हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस और डेथ फॉर एलर्जिक इंडिविजुअल्स, इस कारण से इन्होंने FDA ने क्या है सीवियर रिस्क वार्निंग इशू कर दी थी कि कोई भी इन
पर्टिकुलर पोटैटो चिप्स को खासकर इन 2 स्टेट में कंज्यूम ना करें, क्योंकि इनके अंदर अनडिक्लेयर्ड मिल्क प्रेजेंट है। और अमेरिका के अंदर अराउंड 4.9 मिलियन जो अमेरिकन है उनको मिल्क एलर्जीज है, जिसकी वजह से ये उनके हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता था। और इन्होंने फ्रिटोले जो कंपनी है, लेस कंपनी, उसने दिसंबर 2024 से ही इस रिकॉल या विड्रॉल को इशू कर दिया था या फिर इनिशिएट कर दिया था, ठीक है। और ओवर 6000 बैग ऑफ 30 आउंस ऑफ चिप्स जो है वो अफेक्टेड पाए गए हैं, जिनका मेन जो सेल्स है वो इन 2 स्टेट के अंदर किया गया था। तो ये भी शो कर रहा है कि एक कंपनी अगर अपने प्रोडक्ट को प्रॉपरली उस पर डिक्लेरेशन नहीं करती या पैकेजिंग नहीं करती तो उसे आगे जाकर कितने कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ सकते हैं, और सेफ्टी रिस्क जो है वो भी लोगों के लिए कॉज हो सकता है। Now these are the important news which came from the January month of 2025 related to the world food industry and the world food research sector. अगर आपको ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए तो आप ज़रूर फूड टेक ऑनलाइन ऐप को विजिट कीजिए। वहाँ पे आप जो ये एग्जाम्स आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, फूड एनालिस्ट, FSSAI गेट, इन सब की तैयारी बहुत ही अफोर्डेबल कोर्सेज और फ्री रिसोर्सेज के साथ में भी कर सकते हैं। उसके अलावा आपको अगर फ्री क्वालिटी MCQs प्रैक्टिस करने हैं तो आप इन सब्जेक्ट्स के फ्री क्वालिटी MCQs भी वहाँ पे इजीली प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी तैयारी को सुदृढ़ कर सकते हैं। तो आप ज़रूर फूड टेक ऑनलाइन ऐप को विजिट कीजिएगा। ऐप का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। Then thank you for listening. I hope this session will be helpful for you and best of luck for your examination.